हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोरम चौहान। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फैक्टर्स शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक। इसका मतलब यह है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब उसके बाद जो उसकी पॉलिटिकल सिस्टम था उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए और सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पर दिया। ठीक है, इस वीडियो में हम सब कुछ अच्छी तरीके से मतलब क्लियर आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेकर के चलेंगे क्योंकि देखिए नॉर्मली हर चीज़ तो आपको बुक्स में मिल ही जाती है, लेकिन वीडियो का मतलब होता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराना विद सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो फटाफट से एक लाइक कर दो, शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि आपको आपका एक शेयर ना बहुत सारे ऐसे बच्चों की हेल्प कर देता है। जैसे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे किसी भी वीडियो लेक्चर को जब आप शेयर करते हो तो वो वीडियो लेक्चर किसी ऐसे बच्चे तक ज़रूर पहुंच जाता है जिसको उसकी बेसिकली उसकी नीड होती है। ठीक है, और फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। जो अभी तक मतलब आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और सिलेबस चेक नहीं किया तो सिलेबस चेक कर लेना, सिलेबस भी मैं वीडियो के एंड में शो कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो राजनीतिक प्रक्रिया का जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका जो स्वरूप है उसका बहुत ही गहरा संबंध यहाँ पर रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस का पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट जो है वो देखा जाता है, उसका क्लोजेस्ट रिलेशन देखा जाता है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस का जो रिलेशन है वो प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनल और नॉन कम्युनल जो ग्रुप होते हैं, चुनाव तंत्र, नौकरशाही की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, विजातीय वर्ग, हित समूह और लोकमत की जो अभिव्यक्ति होती है ना, जो एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन होती है, उनके जो भी सोर्सेज होते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं इनसे रिलेटेड जिन पर इन संगठनों से रहता है। मतलब अगर हम पॉलिटिकल प्रोसेस का रिलेशन करें, मतलब रिलेशन को थोड़ा सा स्टडी करें तो पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, कम्युनल, नॉन कम्युनल है ना, ब्यूरोक्रेसी, तो ये सब इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पर मतलब थोड़ा सा बेसिक लेकर के चल रहे हैं और अब बात करेंगे कि भाई मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। पॉलिटिकल जो राजनीतिक व्यवस्था होती है बेसिकली उसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर डेविड ईस्टन की काफ़ी फेमस ये डेफिनेशन है जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली। तो यहाँ पर उनके अनुसार, यानी कि डेविड ईस्टन के अनुसार, राजनीतिक व्यवस्था उन अंतर क्रिया यानी कि उन इंटर एक्टिविटी का नाम है, इंटरनल एक्टिविटी का नाम है जिनके द्वारा समाज के लिए यानी कि जो सोसाइटी है उसके लिए मूल्यों का साधिकार विनिधान होता है। यानी कहने का मतलब है कि डेविड ईस्टन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है बेसिकली वो इंटरनल जो एक्टिविटी होती है उनसे रिलेट है और जिनके थ्रू हम सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यूज़ को मतलब क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो या फिर वो किसी पॉलिसी से रिलेटेड हो। तो पॉलिटिकल जितने भी एक्टिविटी होती है, पॉलिटिकल जो प्रोसेस होता है देखिए कैसे हम लॉ को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम जो सोसाइटी की वैल्यूज़ है उनको स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बिकॉज ऑफ बुक्स में तो हम नॉर्मली एक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं, वो हर एक कंट्री, वो किसी भी कंट्री से रिलेट नहीं करता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब यही होता है जहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टडी की जाती है, एक्सप्लेन की जाती है, वहाँ पे आप पढ़ते हो कि भाई किसी भी कंट्री का बेसिकली आप पढ़ोगे तो सिस्टम क्या है, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, क्या वहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, डेमोक्रेटेड है, मोनार्की है, ओलिग्रेसी है, क्या है ये पूरा का पूरा सिस्टम। उसमें आप प्रेशर ग्रुप को स्टडी करते हो, आप उसमें पॉलिटिकल पार्टी को, है ना, कम्युनल या नॉन कम्युनल, ये सब के सब कॉन्सेप्ट इससे रिलेट करते हैं। बट अगर हम अपने भारत की बात करते हो, भारत में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली जो टाइम है ना उनमें बहुत सारी ऐसी अपडेट होती है जिनका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो अब बात करते हैं भारत का कैसा पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए जब हम भारतीय राज व्यवस्था पर विचार करते हैं, है ना, कि थिंक अबाउट एन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसका अर्थ होता है कि शासन का स्वरूप क्या है। या देखो किसी भी देश की बात करें, अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात होती है सो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा है, शासन का उद्देश्य कैसा है, अगर वहाँ पे वो सिस्टम है तो उसका टारगेट क्या है, नीति निर्माण किस तरीके से होता है, यानी कि पॉलिसी बेसिकली किस तरीके से बनाई जाती, क्रिएट की जाती है ना,
कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉलिसी क्रिएट करने में उसको प्रभावित करते हैं, उसको उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। राजकार्य यानी कि जो भी सिस्टम से जुड़े हुए जो एक्टिविटी, जो फंक्शंस हैं, उनमें जो जनता है, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनकी भागीदारी किस लिमिट तक है, और जनता के जो मूल्य हैं, वैल्यूज ऑफ सिटीजन्स और दृष्टिकोण, उनका जो डायरेक्शन है और उनका चरित्र का जो स्वरूप है वो क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर्स ऑफ कैरेक्टर, ये सब क्या है। तो बेसिकली भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में ये सब के सब चीज़ें, मतलब सारे पॉइंट को स्टडी किया जाता है, इन पर थोड़ा सोच समझ करके विचार किया जाता है कि भाई अगर पॉलिटिकल सिस्टम है तो वहाँ पर कैसी पॉलिसी क्रिएट हो रही है ना, और कैसे नीति निर्माण हो रहे हैं, मतलब और लोग कैसे बनाए जा रहे हैं, उनका टारगेट क्या है, लोक निर्माण के लिए वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, या वहाँ के जो सिटीजन्स है बेसिकली उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब इससे रिलेट करता है। अब आगे हम ये कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिससे आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा ही क्लियर आउट हो जाएगा कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक की फैक्टर्स शेपिंग द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। सो सबसे पहला है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हम अभी बात ही कर रहे थे कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था को थोड़े अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ पे नीति निर्माण कैसे होते हैं, बेसिकली पॉलिसी को क्रिएट कैसे किया जाता है, कोई रूल रेगुलेशन कैसे किया जाता है, टारगेट क्या होते हैं। सो बेसिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी देश के लिए, और भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है डेमोक्रेसी में, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना हमारी राज्य व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करती है, ठीक है। मतलब प्रीएम्बल में देखो प्रीएम्बल एक बेसिकली इंडेक्स की तरह होता है। जैसे किताबों में जैसे आप बुक्स पढ़ते हो तो सबसे पहले बुक्स के अंदर क्या है, तो आप पूरी इंडेक्स में देखते हो ना कि क्या क्या चैप्टर है, कौन से पेज पर कौन सा चैप्टर है। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है एक इंडेक्स की तरह काम करता है, क्योंकि उस इंडेक्स में वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं जो कि हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना यानी कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे सिस्टम की, हमारे पूरे स्ट्रक्चर्स को का निर्धारण करती है, उसको क्रिएट करती है। दूसरा पॉइंट आता है एकीकरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था को जो स्ट्रक्चर्स दिया गया, जो एक फैक्टर माना जाता है वो ये भी है कि यहाँ पर एकीकरण की समस्या देखने को मिलती है। तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं में, यानी कि हम बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तब उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को या तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे लेकर के गए, मतलब हेल्प भी की, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें प्रभावित भी रही हैं, जिसमें से एक है एकीकरण की समस्या, ठीक है। तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने बुनियादी समस्या एकीकरण की थी, यानी कि यूनिटी की थी, नेशनलिटी की थी, कि किस तरीके से हम भारत को एक कड़ी के रूप में खड़ा करें, ठीक है। इसके बाद तीसरा है भारतीय संविधान, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का लिखित संविधान देश की जनता और कंप्लीटली जो विविधतापूर्ण, यानी कि जो डाइवर्सिटी है उसकी कल्चर वाले व्यक्ति को जोड़ता है, ठीक है। मतलब आपको भारत में अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग भाषा बोलने वाले ये सब लोग मिलते हैं, बट वो एक देश में रहते हैं, तो इसी को विविधतापूर्ण संस्कृति बोलते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी फुल कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्षेत्रीयता, यानी कि रीजनलिज्म। तो राजनीतिक व्यवस्था को क्षेत्रीय विवाद भी प्रभावित करते हैं। क्षेत्रीय समस्याएं राजनीतिक आंदोलन को उत्पन्न करती है, यानी कि जो भी रीजनलिज्म की जो प्रॉब्लम्स होती है वो बेसिकली मूवमेंट को क्रिएट करती है। तो राज्यों के बीच में नदी को लेकर के, पानी को लेकर के ये विवाद, ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है धर्म, यानी कि रिलीजन्स। तो धर्म ने भारत में राजनीतिक व्यवस्था को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित किया है, और ये 1947 से लेकर के आज तक चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि जो धर्म है वो बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समायोजन तथा सहमति के सिद्धांत के प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कंशियस, एक सिद्धांत है जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश विरासत, यानी कि ब्रिटिश लेगेसीज। अंग्रेजी शासन का जो प्रभाव है भारतीय राज्य व्यवस्था पर सभी जगह देखने को मिलता है। अंग्रेजी शासन में महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं विकास, जो पॉलिटिकल और डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो गवर्नमेंट के तरीके से किए जाते थे, ठीक है। आज भी भारत में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ब्रिटिश के जो थोड़े बहुत सिम्टम्स है ना वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से भारतीय नेताओं ने भी इस चीज़ को अपनाया। ब्रिटिश काल में आईसीएस जो अधिकारी होते थे उनके शासन के विशेष रूप से वो बेसिक स्तंभ माने जाते थे। स्वाधीनता के बाद में, यानी कि इंडिपेंडेंसी के बाद में, नूतन राज्य व्यवस्था में पूरी तरीके से परिवर्तन और नई नीतियों का भार सरकारी सेवाओं पर डाल दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश विरासत जिस तरीके से मतलब मैप क्रिएट करके गई थी
वो कहीं न कहीं भारतीय राज्य व्यवस्था को आफ्टर इंडिपेंडेंस भी प्रभावित करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जाति यानी कि कास्ट। तो जाति की हम जब भी बात करेंगे, ठीक है, हम चाहे 1947 में 7 से रिलेटेड बात करें या फिर आज 2024 की बात करें, जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है जो पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में एक मेन नीड है, ठीक है, क्योंकि अगर हम मॉडर्नाइज नहीं होंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और हमें पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर के चलना है। और कहीं ना कहीं मतलब हर एक, देखो हर एक कंट्री को ना सबसे आगे ही रहना होता है हर तरीके से, चाहे वो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन है और चाहे वो व्यापार है, औद्योगिकरण है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक यानी कि कल्चर। तो सांस्कृतिक डायरेक्शन से देखें तो कुछ राज्य आधुनिक समय में भी परंपराजन्य जो वैल्यूज हैं, जो ट्रेडिशंस वैल्यूज हैं, उनको जारी किए हुए हैं। अगर बात करते हैं तो ये भी पूरी तरीके से भारत में राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको आकार भी देता है और उसको प्रभावित भी करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कृषि एवं उद्योग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और हम इसे डिनाई नहीं कर सकते कि भारत में भू स्वामित्व अलग अलग प्रकृति की रही है। एग्रीकल्चर्स यहाँ पर अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप बिहार सहित पूर्व व मध्य भारत में जमींदारी प्रथा, दक्षिण में रैयतवाड़ी और पश्चिम और उत्तरी राज्यों में महलवाड़ी व्यवस्था थी, शोषण से भरा हुआ जो समाज था वो देखने को मिलता था, का प्रभाव आज भी दिखता है। तो कृषक आंदोलन का इतिहास महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में रहा है, ठीक है। ये एक बहुत मेन फैक्टर माना जाता है भारतीय जो राज व्यवस्था है उसको आकार देने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है औद्योगिक विकास यानी कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट। फिर इसके बाद आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इसके बाद राजनीतिक दलीय व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, केंद्रीय दलीय व्यवस्था, सेंट्रल स्टेट पार्टी रिलेशन, ठीक है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है प्रभावशाली एवं करिश्माई नेतृत्व यानी कि इन्फ्लुएंशियल एंड क्रिस्मेटिक लीडरशिप। अब जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए, बेसिकली ये सारे के सारे पॉइंट ही पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करते हैं, उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। मेक श्योर ये वीडियो लेक्चर आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। इससे पहले भी हमारे जो ओल्ड क्लासेस हैं वो कम्प्लीटली हमने काफ़ी डीप तरीके से उसमें स्टडी कराया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, चाहे तो आप उसे देख सकते हो। और बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट में करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। लेक्चर को खत्म करने से पहले फटाफट से एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।